हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइड एजुकेटर राजीव। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद। इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो कहानी ये पहुंची थी असहयोग आंदोलन की कि गांव में लोग जो है, गांव के जो लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, भाग लिए थे, तो उनकी क्या क्या मांगे थी उनके बारे में पढ़ लिया था। इसमें पढ़ेंगे कि आदिवासी जो किसान थे उनकी क्या मांगे थी। तो जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि स्वराज, स्वराज का मतलब कि अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले जाएं और हमारा देश हमें सौंप दें। लेकिन जो आदिवासी किसान थे, आदिवासी किसान, उनका अपने लिए मतलब था, उनका जो स्वराज शब्द था उसके लिए उनके लिए मतलब इसका कुछ अलग ही था। उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि आदिवासियों को जो जंगल में पशु चराने के लिए, वहाँ के जो फल हैं, लकड़ी इकट्ठा करने से जो अंग्रेज के अधिकारी, अंग्रेज के जो पुलिस अधिकारी उनको रोकते हैं, उससे क्या हो जाए, मुक्ति मिल जाए। और जंगल से संबंधित जो भी कानून है, यानी जो जंगल में सड़क बन रहा है, उसमें जो भी बेगारी हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके लिए क्या, इसको ख़त्म करने के लिए आदिवासी लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जो है हिंसक विद्रोह किए। और विद्रोह करके ये क्या करते थे, विद्रोह करने का इनका तरीका भी अलग होता था। ये छिप करके वार करते थे, पेड़ पे चढ़ गए और तीर धनुष कमान से वो क्या करते थे, अंग्रेजों पे हमला करते थे। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज अफसरों के खिलाफ किया, गौरीला युद्ध शुरू कर दिया कि अंग्रेजों से हमको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, और अंग्रेज जो हमारे जंगल को छोड़ करके चले जाएंगे तो हमको अपना स्वराज मिल जाएगा। एक और कंडीशन थी, बागान में जो किसान काम कर रहे थे, बागान में, किसके बागान में, चाय के बागान हो गए, केले, जहाँ केले की खेती हो गए, केले के बागान हो गए, या वहाँ पे फलों की खेती होती थी, फलों के बागान हो गए। तो बागान में जो काम करने वाले जो श्रमिक थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, कुछ अलग ही था। 1859 में एक एक्ट बनाई गई थी जिसको बोलते इंडियन इमिग्रेशन एक्ट। इसका मतलब ये था कि अगर चाय के बागान में, इस कानून में एक प्रावधान था कि अगर चाय के बागान में काम करने वाला का कोई भी अगर मजदूर है, तो वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के वो बागान छोड़ के नहीं जा सकता, बिना अनुमति के वो नहीं जा सकता है। तो ये बागान थे कहाँ, ये बागान थे पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में चाय के बागान थे, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु के जो पहाड़ के ढलान थे वहाँ पे बागान थे। तो जब असहयोग आंदोलन की खबर उनके पास पहुंची, किनके पास, जो मजदूर थे वहाँ काम करने वाले, तो उन्होंने क्या किया कि जो इनके अधिकारी थे उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और वे बागान छोड़ करके कहाँ जाने लगे, अपने घर की तरफ। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने तो यही बोला था कि जो भी अधिकारी हैं उनकी बातों को मानने से इनकार कर देना है, जो नियम कानून बने उनको तोड़ना है। तो इंडियन इमिग्रेशन एक्ट में तो प्रावधान था कि अब बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो श्रमिक थे, उसमें काम करने वाले मजदूर थे, वो इस आंदोलन को तोड़ करके जाने लगे। सेम तरीके से ही जो जहाँ पे रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो रेलवे लाइन में जो पटरी लगाई जाती थी पहले लकड़ी को, उसको बोलते थे स्टीमर। तो जो रेलवे था और स्टीमर के जो श्रमिक थे वो भी तो हड़ताल पे थे। हड़ताल पे कारण क्या होगा कि अब वो हड़ताल कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछ नहीं रही थी, ट्रेनें चल नहीं रही थी। तो ये बेचारे लोग वहां से निकले कि अपने अपने घर लौट जाएं। तो जब गए ट्रेन पकड़ने के लिए, पैदल कहाँ तक जाएंगे, तब तक उनको पुलिस जो है पकड़ करके बहुत ज़्यादा उनको बुरी तरीके से मारती थी, डंडे से देखते ही हैं कैसे जो है लाठी पुलिस आज भी चार्ज करती है, तो कैसे बेरहमी से लोगों को मारती है। वैसे ही वहाँ पर उनको पकड़ करके जो मजदूर थे उनको बहुत बेरहमी से पुलिस जो है मारती थी। आज जब उस इतिहास को, यानी 100 साल पहले का इतिहास जब पढ़ते हैं, तो बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि जो आंदोलन था, आंदोलन हुआ वो ठीक है, लेकिन आंदोलन का जो तरीका था ना, उसको समझाया नहीं गया लोगों को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसी कारण जो है लोगों की जगह जगह पे पिटाई हुई, कई जगह पे लोग जो है डरे और आंदोलन को अंततः बंद करना पड़ा। क्योंकि आप देखिए, किसानों ने स्वराज का मतलब कुछ और निकाला, आदिवासियों ने कुछ और निकाला। तो और कई कई सारे लोग तो ऐसे थे कि गांधी जी का नाम जप करके कि हम टैक्सी नहीं देंगे, गांधी जी मना कर दिए। तो अलग अलग तरीके के वो अलग अलग अपना मतलब निकालने लगे। तो विश्लेषक ये मानते थे कि कांग्रेस की गलती थी, कांग्रेस की गलती ये थी। तो ये जो आंदोलन हुआ, अब देखिए ये चल रहा था कौन से आधार पे, ये चल रहा था अहिंसा के आधार पे, अहिंसा के। तो ये 1920 के अगस्त में स्टार्ट हुआ, 1921 तक चला आया। एक घटना घटी 5 फरवरी 1922 को।
5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि गोरखपुर के पास में एक जगह जिसको बोलते हैं चौरी चौरा, क्या जगह है, चौरी चौरा। तो वहाँ जब ट्रेन गुजर रही थी तो वहाँ के जो लोग थे वो क्या किए, ट्रेन को रुकवा करके चैन खींचा, किसी ने चैन खिंचवा करके वहाँ के लोगों ने क्या किया, हंगामा किया, ट्रेन को लूट लिया। और ट्रेन को लूटने के बाद में उसमें क्या किया कि पुलिस वाले थे उनको गोली वोली मार के हत्या कर दी। जब पुलिस वाले आए उनको गिरफ्तार करने के लिए तो उन्होंने क्या किया, थाने में आग लगा दी। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे आग लगा दी, तो फिर पुलिस वाले आए, धर 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 फायरिंग करके ढेर सारे लोगों को मार दिया। तो जब गांधी जी को ये पता चला कि अभी आंदोलन में क्या होने लगे, हिंसा लोग होने लगी है, कि लोग जो है अब क्या कर रहे, पुलिस के अधिकारियों को मारने लगे हैं, मारने पीटने में उतारू हो गए, तो गांधी जी ने आंदोलन को क्या किया कि आज से हम असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो 5 फरवरी 1920 का एक जो छोटे से शहर के छोटे से जगह पे होने वाला जो हत्याकांड हुआ, इसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। और एक दो दिन के लिए नहीं, अगला जो आंदोलन जब हुआ 1930 में, वो पूरा का पूरा 10 साल के बाद हुआ था। अब ये हुआ, जैसे ही गांधी जी ने बोला कि अब आंदोलन बंद, उसके बाद अंग्रेजों ने एक्शन लेना शुरू किया और जितने बड़े बड़े नेता थे इनको उठा करके जेल में डालना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जेल गए, आपके गांधी जी को बंद करके 6 साल की सजा सुनाई गई, इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जेल में डाल दिया गया। तो वही हम बात कर रहे थे, जैसे जैसे 1921 आया, कई जगहों पे हिंसक आंदोलन हुए और फरवरी 1922 में गांधी जी ने वो निर्णय लिया कि हमको आंदोलन वापिस लेना है। और बहुत सारे कांग्रेस के ऐसा नेता थे कि वो जन आंदोलन से थक चुके थे। बेसिकली थक इसलिए चुके थे कि बहुत ज़्यादा जगहों पे जाने थी, अंग्रेज कोई ठोस कदम ले नहीं रहे थे, स्वराज के बारे में कुछ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे थे, देना है नहीं देना है, देश छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। अंग्रेज भी इंतजार कर रहे थे कि बेचारे बिना हथियार के कब तक आंदोलन करें, एक दिन थक जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, ज़्यादा नहीं मानेंगे जेल में उठा डाल देंगे, उससे भी नहीं मानेंगे गोली से इनको कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे नेता थे, वो चाहते थे कि अभी जो काउंसलिंग की चुनाव होने वाली है, फिर से विधानसभा का चुनाव होगा, फिर से संसद के लिए चुनाव होना था, तो वो चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ नेता कि हमको जो है चुनाव लड़ना चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए, अंग्रेजों से वहाँ मांग उठाना चाहिए, तब हो सकता है वो सुने। तो जो राज्य के काउंसिलिंग थे उनका गठन एक फिर से कानून था जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत जो है बनाया गया था। ठीक है, तो जब ये बनाया गया था तो इसके इसी कानून के तहत ये चुनाव होना था। तो इसीलिए कुछ जो लोग थे कांग्रेस में, जैसे दो नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको बोलते हैं मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये दोनों लोग क्या हो गए कि इन्होंने क्या किया कि हमको चुनाव लड़ना है, और इन्होंने एक पार्टी बनानी कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ये जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, और सी आर दास इनके दोस्त थे। तो दोनों लोग जो थे एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री, फर्स्ट जो लेक्चर देखा, सेकेंड लेक्चर, इसके बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा, ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो जीएस का सिलेबस होता है सामान्य अध्ययन का, सबसे हॉट टॉपिक है ये। मतलब कि अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से कहीं क्वेश्चन आता है तो यहीं से आते हैं। बहुत सारे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे लीजिए, पीसीएस का एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो जीएस का पेपर होता है ये 1915 से लेके, ठीक है, जैसे गांधी जी इंडिया में इंटर हुए, और 1950 जिसका पूरा इतिहास ये पढ़ेंगे, 35 सालों का इतिहास इन 3 लेक्चर्स में, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी में एक क्वेश्चन है, अभी स्वराज पार्टी देख के याद आ गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दो लोगों ने, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने, पीसीएस में कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ था ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्वराज पार्टी जो है बना लिया, स्वराज पार्टी बना लिया और ये चुनाव लड़ने के लिए एग्री हो गए। लेकिन 1925 में ही ये जो सी आर दास थी उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में ये पार्टी जो फिर से टूट गई और कांग्रेस में ही मिल गए। दो और नेता थे इसमें जो उग्रवादी थे, थोड़े उग्र किस्म के, जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ये चाहते थे कि हमको केवल स्वराज नहीं चाहिए, हमको केवल स्वराज नहीं, हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कि यानी देश, हमारे देश को अभी का अभी छोड़ें और बैग पैक करके बोरिया बिस्तरा लेकर के वो अपने देश लौटे। और गांधी जी चाहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है देश को छोड़ें और जाएं, पहले स्वराज दें,
यानी प्रांत में सरकार बनाने की अनुमति दें, फिर केंद्र में अनुमति दें, फिर धीरे धीरे हमारे देश को छोड़कर चले जाएं। लेकिन ये जो दो नेता थे चाहते थे हमको क्या मिले, पूर्ण स्वराज मिले। अब ये देखिए, अब कांग्रेस जो एक एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी, इसी में जो नेता थे उन्हीं के बीच क्या चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है, अंतर्विरोध। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे अंदर पार्टी बना के चुनाव लड़े, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वराज के लिए लड़े, और कुछ लोग कह रहे हैं पूर्ण स्वराज चाहिए। इसी कारण इसी माथापच्चीसी के चक्कर में ये जो माथापच्चीसी चली, अब इसको बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। गांधी जी एक तरीके से आंदोलन भी वापस ले लिए 1922 में। अब 1922 में आंदोलन, ये तो बहुत सारे जो नेता थे, नामी गिरामी नेता, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र, ये गांधी जी से गुस्सा हो गए थे कि उनको आंदोलन बंद ही नहीं करना चाहिए था। आंदोलन चालू रखते तो हमको आज़ादी जो है मिल गई होती। तो उनको ये लगने लगा। और इसी बीच जो है बहुत सारे विचारधारा के जो लोग हैं वो कांग्रेस में भी हो ही चुके थे। अब किसी को देश से मतलब ही नहीं था, सारे नेताओं को उठा करके जेल में डाल दिया गया। इसी बीच क्या हो गया कि 1926 में जो खाद्यान्न, खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, उसकी उसकी जो दाम है गिरने लगे पूरे विश्व में। और 1930 में क्या हुआ कि जो शेयर बाजार था अमेरिका का, वहाँ पे बहुत मंदी की स्थिति आ गई, उसको बोलते हैं वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी के कारण क्या हो गया कि चारों तरफ महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों की जॉब्स चली गई, ढेर सारी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम हुई, और उसका जो है इम्पैक्ट जो है इंडिया पे पड़ा था। इसी बीच क्या हुआ कि 1919 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये बनाया गया था, कहा गया कि कुछ प्रावधान थे कि जो जितने भी भारतीय हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, इनको स्वशासन देते हैं प्रांत में, यानी प्रांत में शासन करने का इनको अधिकार हम देते हैं, आइए पार्टी बनाइए। और केंद्र में यानी हम कानून बना देते हैं, और देखते हैं कि इंडियंस जो है, भारत के जो नेता हैं, वो क्या देश को चलाने का औकात रखते हैं। इसको देखने के लिए क्या किया कि कहा कि 10 साल के बाद हम एक कमेटी बनाएंगे। 10 साल इनको देते हैं समय कानून बनाने के लिए, और 10 साल के बाद हम एक कमेटी बनाएंगे चेक करवाने के लिए कि क्या भारतीय सच में जो है इस लायक हैं कि उनको स्वशासन का अधिकार दे दिया जाए। तो ये कमेटी बनने वाली थी कब, 1929 में। इससे 2 साल पहले ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर जॉन साइमन, इसकी अध्यक्षता में अब ये 1919 में जो सरकार बनी थी ना इंडियंस के द्वारा, उसका रिव्यू करने के लिए उन्होंने क्या बना दी, एक कमेटी बना दी, कमीशन बना दी, जिसको बोलते हैं, इसका अध्यक्ष था कौन, सर जॉन साइमन, इसीलिए इसको बोलते हैं साइमन कमीशन। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन जो है इसका गठन कौन से साल में हुआ था, कब हुआ, 1927 में। इसका काम क्या था, अब इसमें जो है टोटल के टोटल 7 लोग थे। कितने लोग थे, 7 लोग। सातों लोगों से, अब सातों लोगों में ये टोटल के टोटल सातों लोग थे ब्रिटेन के, गोरे लोग थे, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। इसीलिए इसका जो भारतीय नेता लोग थे इसका विरोध कर रहे थे कि अरे यार, इंडिया के कंडीशंस को रिव्यू करना है ना, जांचना है, तो कम से कम किसी इंडियन को इसमें शामिल करो। अंग्रेज इसको बात को नकारते थे। तो इसका काम ये था कि भारत में जो संवैधानिक सिस्टम है उसका मूल्यांकन करें, क्या इसमें बदलाव करना जरूरी है, उसके लिए सुझाव दें। ठीक है, इसमें सुझाव दे, ये इसका काम था। और इसका विरोध किस बात के लिए हुआ, इसका विरोध इसलिए बात हुआ कि केवल इसमें कौन थे, अंग्रेज सदस्य थे। कितने सदस्य थे टोटल, 7। इसमें किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए जब ये कमीशन जो है, ये पानी वाले जहाज से जो शिप होते हैं, उससे ये पहुंचे कहाँ, बम्बई पहुंचे। तो मुंबई पहुंचते ही, उस टाइम मुंबई को बम्बई बोलते थे, तो बम्बई में इसका घनघोर जो है विरोध हुआ। आपको याद है भगत सिंह के चाचा थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय। चाचा खास नहीं थे, बोल सकते हैं कि मोहल्ले के चाचा थे उनके। तो ये जो लाला लाजपत राय थे, ये साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, और नारा लगा रहे थे, गो गो साइमन बैक गो, साइमन कमीशन गो बैक का नारा दे रहे थे, वापस जाओ, और उनको काला झंडा दिखा रहे थे। तो क्या हुआ कि वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने क्या कर दिया, लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। अब लाठी से पीट करके लाला लाजपत राय को उन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। तो जो साइमन कमीशन है बना 27 में, भारत कब पहुंचा, 1928 में। तो जब नारा दिया गया साइमन वापस जाओ, इसका बताया ना, मुंबई में लोगों ने क्या किया, इसको हंगामा किया कि साइमन गो बैक गो बैक गो बैक। तो साइमन कमीशन जो है गो बैक, उसके बाद में है इसको पीट करके लाला लाजपत राय की इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
अब मृत्यु हो गई तो साइमन कमीशन आई, यहाँ का रिव्यू की, तो उसने क्या रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट पे डिस्कस करने के लिए 19 अक्टूबर 1929 में, उस टाइम भारत का जो वायसराय था उसको बोलते थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने ये कहा कि ठीक है, हमारी जो कमेटी थी, हमने जो इंडियंस का रिव्यू कर लिया है, ठीक है, और हम इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब स्वशासन देंगे, लेकिन प्रांत में आप शासन करिए, केंद्र में हमारा शासन रहेगा। तो इसके लिए क्या किया कि कहा कि ठीक है, हम विचार कर रहे हैं और इंडिया को जल्दी एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे, लेकिन कब करेंगे इसका कुछ जो है अता पता नहीं था। और उसने ये कहा कि इंडिया के लिए एक अच्छा सा अगर संविधान बनाना है, उस पर चर्चा करने के लिए आप इंडियन बना सकते हो। उसके लिए एक बनाया गोल में सम्मेलन, कि ठीक है, जो साइमन कमीशन ने निष्कर्ष निकाले हैं देख करके उस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि लंदन में हमें गोल में सम्मेलन करेंगे, उसमें से जो भी इंडिया में अलग अलग पार्टी हैं उस पार्टी के एक एक लोग हैं उस पर चर्चा करेंगे, चर्चा करके एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला जाएगा। उसको बुलाया गया। तो जब ये मामला हुआ, कौन लॉर्ड इरविन ने ये बोला कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, तो उस टाइम इंडियंस ने क्या कहा कि डोमिनियन स्टेट क्यों, हमको पूरा का पूरा अपना देश चाहिए, पूरा का पूरा देश चाहिए। तो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की जो पार्टी थी, साल में एक बार इनकी मीटिंग होती थी कि एक साल तक क्या काम करना है। तो लाहौर में इसकी जो मीटिंग हुई थी 1929 में, जिसको बोलते हैं लाहौर अधिवेशन। तो इस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया कि आज से कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वराज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से साल में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, तो कौन सा सन था, 1929। और ये भी पूछा गया है कि जो लाहौर अधिवेशन है ये किस बात के लिए फेमस है, तो किस बात के लिए फेमस है, पूर्ण अधिवेशन के लिए। समझ में आई बात। तो जो कांग्रेस के नेता थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो रहे थे, और अंग्रेजों का जो प्रस्ताव था उससे संतुष्ट नहीं थे। अब ये जो कांग्रेस पार्टी थी इसमें कुछ नरम स्वभाव के भी लोग थे, कुछ गर्म स्वभाव के लोग। तो नरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि ठीक है, कम से कम डोमिनियन स्टेट ही मिले, उसमें क्या बुराई हो, मिलता जाइए। लेकिन दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, इसका लाहौर अधिवेशन हुआ, और इसमें मांग किया गया कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। और पूर्ण स्वराज के संकल्प को ध्यान में रख करके ही देखिए, दिसंबर 1919 में बैठक हुई, 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया स्वाधीनता दिवस। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस दिन भारत का झंडा फहराया गया, भारत का झंडा फहराया गया, और ये महसूस किया गया कि आज से हम लोग क्या हैं, आज़ाद हैं। ठीक है। तो इसके लिए, और उन्होंने सारे लोगों ने वहाँ पे कसम खाई कि आज से जब भी हम लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, तो किसके खिलाफ होना चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता के लिए होने चाहिए, और जनता का जो समर्थन भी भरपूर होना चाहिए, जनता का जो भरपूर समर्थन होना चाहिए। अब ये आंदोलन कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो महात्मा गांधी को दे दी गई। अब जब गोल में सम्मेलन बुलाया गया तो इसमें ये चर्चा करनी थी कि ये जो डोमिनियन स्टेट है इंडियंस को कैसे दिया जाएगा। ठीक है, इंडियंस को कैसे दिया जाएगा, और इंडियंस को कैसे दिया जाएगा, और फिर से इंडिया के लिए क्या संविधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और साइमन कमीशन ने क्या निष्कर्ष निकाला, उस पर चर्चा करने के लिए लंदन में, जो ब्रिटेन आप कंट्री देख रहे थे, वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ, तो 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1931 में, और 2 हुए थे 1932 में। ठीक है। तो पहले में और तीसरे में कांग्रेस पार्टी से कोई भी व्यक्ति नहीं गया था। दूसरे में गांधी जी गए थे, केवल कांग्रेस की तरफ से। तो अभी देखिए, 1929 में निर्णय लिया गया क्या करने के लिए, कि हमको क्या करना है, कि अब हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा लक्ष्य होगा पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। तो गांधी जी को ये विश्वास था, तो गांधी जी ने प्लानिंग किया कि जैसे हमने 1920 में एक आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन, वैसे एक और आंदोलन करेंगे जिसका नाम रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उससे पहले उसका रिहर्सल करने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि एक मार्च निकाला जिसको बोलते हैं डांडी मार्च। डांडी के एक जगह का नाम है, इसको बोलते हैं डांडी मार्च, इसलिए बोलते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि हम सिंबॉलिक तरीके से क्या करें, अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करें कि अगर वो हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, हमारी मांगे अगर वो नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे, 1 साल के बाद जो है क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, पूरे देश में करेंगे।
ठीक है, तो पूरे देश में करेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया कि नमक देख रहे हो ना आप, तो नमक क्या होता था उस टाइम में कि किसी भी इंडियन, अगर आप इंडियन है तो नमक नहीं बना सकते थे, और नमक जो है दूसरे देशों से खरीद के आता था, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता। तो गांधी जी ने ये प्लान किया कि काम करते हैं, हम इंडिया में ही जो नमक का कानून है उसको तोड़ेंगे, नमक बनाएंगे। ठीक है, नमक बनाएंगे और सरकार को ये संदेश देने के लिए नमक कानून, नमक बनाएंगे कि आज से हम आपके किसी भी कानून का पालन नहीं करेंगे। और कब तक नहीं करेंगे? जब तक आप हमको डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा नहीं देंगे, हमारे देश को नहीं छोड़ के चले जाते। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया कि अब ये अपने साथ जो है 12 मार्च 1930 को क्या किया, 12 मार्च 1930 को 78 लोगों के साथ ये पैदल ही निकल पड़े। कहाँ? समुद्र के, नमक कहाँ बनाएंगे? समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे जो है ये निकल पड़े 78 अनुयायियों के साथ। तो जब निकले तो इसी को बोलते हैं दांडी मार्च। एक चीज और, जब ये अभी प्लानिंग कर रहे थे कि नमक कर को हम तोड़ेंगे, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी किसको? लॉर्ड वायरिन, लॉर्ड जो इरविन थे उनके पास इन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखा कि हम जा रहे हैं नमक कानून तोड़ने, हमारे ऊपर जो है पुलिस से भेज करके लाठी चार्ज ना कराएंगे, थोड़ा सा रिक्वेस्ट, और हमारे साथ जो चीज़ें कर रहे हैं उसको आप गलत कर रहे हैं, इसको बंद करिए। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया, उस पे उस लेटर को पढ़ करके बहुत हंसा था, जिसको बोलते हैं हास्यात्मक है, तो एकदम हंसी वाली बात है, फनी बात है। अब उससे गांधी जी गुस्सा होकर के 12 मार्च 1930 करके 78 लोगों के साथ में कहाँ निकल निकल पड़े। 24 दिन तक ट्रेवल किया उन्होंने साबरमती से दांडी। अब ये दोनों लोकेशन कहाँ है, थोड़ा मैप में देखिए। ये गुजरात का मैप, ये किसका मैप है? गुजरात। पड़ोस में पाकिस्तान, स्टेट है राजस्थान, और यहाँ पे है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। तो गुजरात में, गुजरात का मैप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अरेबियन सी, ठीक है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी में दो इसकी खाड़ियाँ हैं, एक को बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, और दूसरा यहाँ पे है, ये देख रहे हैं, कच्छ की खाड़ी, और दूसरा है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। तो गांधी जी अब इनका आश्रम था यहाँ साबरमती अहमदाबाद में। तो यहाँ से ये जो ग्रीन वाला रूट देख रहे हैं ना, साबरमती से स्टार्ट हुए और इनको यहाँ आना था दांडी। दिख रहा है ना दांडी कहाँ है? गल्फ ऑफ खंबात के पास में, गल्फ ऑफ खंबात के तट पे था ये दांडी। तो यहाँ से स्टार्टिंग की और ये पैदल ही यहाँ उतने लोगों को लेके निकल पड़े और यहाँ आए, और उन्होंने क्या किया, 24 दिनों तक चलने के बाद में इन्होंने दूरी तय की, टोटल कितनी, 240 मील। ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 240 मील पैदल ये बेचारे चले आए। और रास्ते में बहुत सारे लोग, जिस गांव से चलते थे, जहाँ रुकते थे, वहां से लोग जो है इनके पीछे पीछे चले आते थे। तो वो जब से चले तो 6 अप्रैल 1930 को जब वहां पहुंचे दांडी पे, तो उन्होंने क्या किया कि समुद्र के किनारे गए और ऐसे ही हाथ से, वहां पे तो कुछ समुद्र का पानी पड़ा हुआ था, तो पानी से, समुद्र के पानी जब सूख जाता है तो नमक बन जाता है। तो नमक उठा करके उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर नमक उठाई और कहा कि हमने जो है नमक कानून को तोड़ दिया। अब इसी दांडी मार्च से शुरू हुआ फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, रिक्वेस्ट के साथ, विनय के साथ हम आपके बात को मानने से इनकार करते हैं। जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो उनके साथ जो हजारों लोग उनके पीछे पीछे चले आए थे वो नमक कानून तोड़ने लगे। फिर से अलग अलग इलाकों में, अब तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश के अलग अलग तटों पे लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने नमक ऐसे हाथ में उठा करके उसको क्या कर दिया, सिंबॉलिक रूप से कि नमक कानून हम तोड़ रहे हैं। और ये भी कहा कि आज से हम जो है नमक जो है हम इंडिया में ही बनाएंगे, उसके लिए कोई टैक्स भी नहीं पे करेंगे। इसके साथ ही विदेशी कपड़ों का फिर से वही सिस्टम, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, किसानों को लगा नहीं देना, फिर से आदिवासी जो हैं वो जो जंगल संबंधी कानून है उसको तोड़ेंगे, ये सारा पूरा का पूरा फिर सिस्टम स्टार्ट स्टार्ट हो गया। तो अंग्रेज तो शांत बैठने वाले थे नहीं, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई। 1 महीने के बाद क्या हुआ, गांधी जी को उठा करके जेल में डाल दिया गया। गांधी जी ने उठा करके क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो लोगों का भी रिएक्शन इस पे कुछ था कि उन्होंने क्या कहा कि जो अंग्रेजी राज है उनके प्रतीकों पर हमला कर दिया। अंग्रेजी राज के प्रतीक क्या थे? जैसे थाना है, नगर पालिका है,
कोर्ट है, भवन है, रेलवे स्टेशन है, ये सब अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया। तो यहाँ पे लोग क्या करने लगे, हंगामा करके उस पर तोड़ फोड़ करने लगे कि हमारे जो नेता हैं गांधी जी, उनको जेल से नहीं निकालो, नहीं तो पूरा हम बहुत सारा चीज जो है तोड़ देंगे और बवाल करेंगे। अब सरकार इनकी बात क्यों माने, फिर से वो क्रूर रवैया अपनाई, और जहाँ पे भी लोगों को देखते थे लाठी से डंडे से पीटना शुरू, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको भी ये बकसते नहीं थे। जिसको मारा, किसी को गोली से उड़ा दिया, किसी को तोप पे बैठा के उड़ा दिया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। इतना भयंकर जो है अंग्रेज अपराध करते थे। इसी बीच क्या हो गया कि गांधी जी को जेल में डाला गया। तो अब चूंकि अब मैंने बताया ना कि 30 में क्या हुआ, 5 मार्च 1930 को, 1930 में ही जनवरी के महीने में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन में, सॉरी, दिसंबर 1930 के महीने में क्या हुआ, दिसंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष से सारे लोग तो जेल में थे। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जाता कौन? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो जो इरविन था उसने अपने सरकार से, अपने वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर से उससे रिक्वेस्ट किया कि एक काम करते हैं, गांधी को, जो गांधी जी हैं उनको गांधी, उसको गांधी गांधी बोलते थे सब, तो गांधी को क्या करते हैं, जेल से निकालते हैं और उनको बुलवाते हैं कहाँ पे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सुनने के लिए। तो इसलिए गांधी जी को जेल से क्या कर दिया गया, बाहर निकाला गया, और वो गए लंदन क्या करने के लिए, लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित। उससे जाने से पहले 5 मार्च 1931 को इन्होंने इरविन के साथ एक समझौता किया, इसी को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब गांधी इरविन पैक्ट में क्या समझौता हुआ था कि जो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है उसमें क्या जाएंगे, गांधी जी भाग लेने जाएंगे। इसके बदले जो भी अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, राजनीतिक कैदियों को क्या करेंगे, रिहा कर देंगे, जेल से बाहर करेंगे। इस शर्त पे गांधी जी लंदन जाएंगे उस भाग लेने के लिए। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन पहुंच गए। 1 दिन 2 दिन नहीं लगता था, सप्ताह, महीना, 2 2 महीने लग जाता था लंदन जाने के लिए। तो वो जब गए वहां पे, तो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, तो अंग्रेज जो बात कहते थे कि हम क्या देंगे आपको, स्वशासन देंगे, हम आपको क्या देंगे, स्वशासन। तो गांधी जी ये मांग कर रहे थे, नहीं हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा पूरा देश अब छोड़िए, यहाँ जाइए। अब इसी पे क्या हो गया, वार्ता हो गई विफल। वार्ता क्या हो गई विफल, अंग्रेज कुछ और कह रहे हैं, गांधी जी कुछ और कह रहे हैं। तो वार्ता हो गई विफल। तो गांधी जी निराश होकर के फिर इंडिया लौट आए। जब वो इंडिया लौटे तो उनको पता चला कि जो अधिकांश नेता थे उनको जेल से रिहाई नहीं किया, फिर से धोखा अंग्रेजों ने किया। और इसके साथ ही अंग्रेजों ने क्या किया, जैसे ही इंडिया गांधी जी लौटे तो जो कांग्रेस पार्टी थी इसको गैर कानूनी घोषित करवा दिया, किसने, इन्हीं अंग्रेजों ने, कि आज से जो है कांग्रेस एक गैर कानूनी है, अगर इसके द्वारा कोई भी काम को मान्यता नहीं मिलेगी। उसके साथ ही मीटिंग हो गया, धरना प्रदर्शन सब रोक दिया गया, सारा का सारा रोक लगा दिया। अगर कहीं भी कोई मीटिंग हो गई, धरना हो गया, प्रदर्शन किसी ने किया, सारे लोगों को उठा करके हम कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे उठा के। फिर गांधी जी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, समझ में आ रही बात? 1930 में स्टार्ट हुआ, 31 तक चला, फिर बंद होके फिर से 1932 में स्टार्ट हुआ, 1932 से 34 तक चला, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 2 बार चला। और फिर से 1934 आते आते अंग्रेज इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते थे, इतनी बुरी तरीके से कि भाई साहब पूछिए नहीं। आंदोलन करना इतना मुश्किल हो जाता था कि लोग 1 महीना 2 महीना लड़ेंगे, कितने दिन तक घर से रहेंगे, कितने दिन तक बिना खाए पिए लड़ेंगे। अंग्रेज वैसे पिटाई करते थे, गोली मार देते थे। इसी तरीके से जो आंदोलन धीरे धीरे करके खत्म हो गया। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।